नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम एक नई कड़ी के साथ पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए एक एमसीक्यू लेके आए अपन। और उसका जो पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखने लायक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आवासीय रुमंती जानवरों के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? आवासीय रुमंती जानवरों के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? यह आपको उत्तर बताना है कि कौन सा होता है। आवासीय रुमंती जानवरों के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? दोस्तों अपन बात करें आमाशय के आधार पर, आमाशय के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है। किसके भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। आमाशय का वर्गीकरण अपन देखते हैं तो उनके आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? आमाशय के आधार पर। आमाशय के आधार पर या आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है रुमंथी। कौन सा होता है? रुमंथी। दूसरा होता है वो होता है आभासी रुमंती। कौन सा होता है? आभासी रुमंथी। आभासी रुमंथी। और जो तीसरा होता है वो होता है अरुमंथी। अरुमंथी। तो आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर या आमाशय की उपस्थिति के आधार पर या आमाशय को कितने भागों में, आमाशय के कितने वर्गीकरण होते हैं उसके आधार पर जानवरों को या जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला होता है रुमंथी, दूसरा होता है कौन सा? आभासी रुमंथी, और एक होता है अरुमंथी। रुमंथी जो जानवर होते हैं उनका जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है? चार भागों में बटा होता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। तो जैसे चार भाग कौन से होते हैं? पहला तो होता है कौन सा? रूमेन। दूसरा होता है कौन सा? रेटिकुलम। तीसरा होता है कौन सा? ओमेसम। और चौथा होता है कौन सा? एबोमेसम। रुमंथी जानवरों के आमाशय को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। और जो चारों हैं ये वाले चार भाग होते हैं। तो जिस जंतु के आमाशय को कितने भागों में बांटा जाएगा या कितने भाग हो गया? आमाशय के चार भाग होते हैं। तो उनको अपन क्या कहते हैं? रुमंथी जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमंथी जानवर कहते हैं। तो रुमंथी जानवरों का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? चार भागों में। दोस्तों अपन देखें तो इसके उदाहरण जैसे रुमंथी में आप किसको रखोगे तो वो होते हैं अपने बोविडी कुल के जानवर। बोविडी। अब बोविडी कुल जैसे ही आप सुनते हो तो बोविडी कुल में कौन कौन आ जाती है? जैसे आ जाती है गाय, जैसे आ जाती है कौन? भैंस। जैसे आ जाती है कौन? भेड़। भेड़। और आती है कौन? बकरी। ये चार चीजें तो आपको याद रहनी ही चाहिए। कौन से कुल की बात की अपन ने? बोविडी कुल की या बोवेडी कुल की अपन ने बात की है। बोविडी भी हो सकता है, बोवेडी भी कहते हैं इसको। तो बोवेडी कुल के जो जानवर हैं गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, जिनका कुल कौन है? बोवेडी है, उनको अपन क्या कहते हैं? कौन सा में आ जाते हैं? वो रुमंथी जानवरों में आ जाते हैं। रुमंथी जानवरों में आ जाते हैं। रुमंथी जानवरों में आते हैं दोस्तों। ये बात हो गई किसकी? जो चार भाग। अपन बात करें आभासी रुमंती। कौन सा? आभासी रुमंती। आभासी रुमंती। तो आभासी रुमंती में तीन भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। और तीन भाग होते हैं। यहां पर कितने थे? चार भाग थे। यहां पर कितने हैं? तीन। मतलब यहां पर एक क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। और वही अपना ये वाला प्रश्न पूछ रहा है कि आभासी रुमंती जानवरों के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो वो दोस्तों होता है कौन सा? अपने अनुपस्थित होता है ओमेसम। कौन सा होता है? ओमेसम भाग जो होता है वो अनुपस्थित होता है। और जंतु, ऐसे जंतु जिसका आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? ओमेसम।
यानी 3 भागों में बटा होता है, ऐसे जंतुओं को अपन कहते हैं कौन से? आवासी रुमंथी जानवर कहते हैं। दोस्तों उदाहरण की आप जब बात करते हैं तो इसमें आपको 2 मुख्य उदाहरण याद रखने हैं। एक होता है अपने ऊंट, एक कौन होता है? ऊंट, और एक होता है लामा। लामा वैसे विकुना भी होता है लेकिन वो गहराई की बात हो जाएगी। अपने 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखने हैं, एक होता है कौन सा? ऊंट, और होता है कौन? लामा होता है। तो ये किस में आते हैं दोस्तों? आवासी रुमंती में आते हैं। किस में आते हैं? आवासी रुमंती में आते हैं। और रुमंती में हमने कहा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो आते हैं वो किस में आते हैं? किस में आते हैं? रुमंती में। और जो ऊंट और लामा आता है वो किस में आता है? आवासी रुमंती में। क्यों? क्योंकि ऊंट और लामा में आमाशय के एक भाग क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अरुमंथी जिसका आमाशय केवल कितने भागों में होता है? एक, यानी बटाई नहीं होता है, एक भाग ही पाया जाता है आमाशय का, तो वो किस में आते हैं? अरुमंथी जानवरों में आते हैं। और जैसे उदाहरण आप बात करते हो तो जैसे अपन कहें कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, खरगोश, 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 ये जो आते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं किस में? अरुमंथी जानवरों में आते हैं। यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। हम दोबारा बता देते हैं, आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर जानवरों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने? 3। पहला कौन सा होता है? रुमंथी, दूसरा कौन सा होता है? आवासी रुमंथी, तीसरा कौन सा होता है? अरुमंथी। रुमंथी ऐसे जंतु जिनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। दूसरा आवासी रुमंथी जिनका कितने भागों में बटा होता है? 3। अनुपस्थित कौन सा रहेगा दोस्तों? ओमेसम। और ऐसे जंतु जिनका भाग एक में ही बटा होता है आमाशय, उनको कहते हैं अरुमंथी। उदाहरणों की आपने बात कर ली, बोविडी कुल के जितने भी आएंगे वो किस में आते हैं? किस में आते हैं? रुमंथी में, मतलब जो जुगाली करते हैं। बोविडी कुल के जितने भी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर है जो बोविडी कुल है उनके जो गुणसूत्र हैं, या अपन ये कहें दांतों की संख्या बता देते हैं। गुणसूत्र तो इसमें भिन्न भिन्न होंगे। दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। बोविडी कुल तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। कुल कौन सा बताया मैंने? बोविडी, यानी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। इसमें दांतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। सारों को याद रखना है। कितने होते हैं? 32। कुल कौन सा है? बोविडी कुल है। और रुमंथ यानी जुगाली करने वाले किस में आते हैं? बोविडी कुल में आते हैं। चारों ही क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। यहां तक बैठ गई होगी बात दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी अब इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर आपको आ गया होगा। देखते हैं। हाँ, अब बताना है आपको इसका उत्तर। आवासी रुमंथी जानवरों के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो आपको पता लग गया कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है। तो आवासी रुमंथी में कौन सा रहेगा? ओमेसम। कौन सा भाग रहता है? ओमेसम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओमेसम होगा। मतलब आवासी में कौन से पाए जाएंगे? रूमन होता है, रेटिकुलम होता है और एबोमेसम होता है। बाकी एब्सेंट कौन सा रहता है? ओमेसम रहता है, इसलिए इसको कहते हैं आवासी। उदाहरण आप बात करोगे तो कौन से आ जाते हैं? ऊंट और लामा। कौन आ जाता है? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ये आते हैं किसमें? आवासी रुमंथी जानवरों में आते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक कुबड़ वाले ऊंट का, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। इजी और सरल प्रश्न है। हाँ, किसका बताना है? एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। केमल ड्रोमेडेरियस, केमेलस बैक्ट्रियंस, बुबेलस बुबेलिस और बोस इंडिकस। इन चारों पे आपको उत्तर बताना है। देखो, केमेलस ड्रोमेडेरियस, केमेलस बैक्ट्रियंस, ये दोस्तों वैज्ञानिक नाम होता है दो कुबड़। कौन से? दो कुबड़ वाले का होता है। दो कुबड़ वाले का जो जो ऊंट कितने कुबड़ों का रखता है? 2।
तो 2 कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केमेलस बैक्टीरियंस होता है। बैक्टी, तो बैक्टीरी आती है उसके 2 खूंटे से होते हैं, तो आप याद कर लेना 2 कुबड़, और बैक्टीरी के कितनी खूंटियां आती है? 2। जो अपन लगाते हैं ना उसमें बिजली के लेने में 2 खूंटियां ट्रैक्टर वगैरह वगैरह में लगाई जाती है। बुबेलस बुबेलिस, ये होता है किसका दोस्तों? भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है। ये बोस इंडिकस, तो ये होता है किसका? ये होता है गाय का। किसका होता है? गाय का। और वो भी गाय का किसका? किसका होता है? जिसके थुई पाई जाती है, बोस इंडिकस, इंडियन गाय का होता है बोस इंडिकस। बुबेलिस किसका हो गया? भैंस का। कैमेलस बैक्टीरियंस 2 कुबड़ वाली ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। और कैमेलस ड्रोमेडेरियस किसका है? तो वो है किसका? आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 1 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा क्वेश्चन अपने यहाँ पर आता है, तो निम्न में से भेड़ के लिए असत्य कथन आपको बताना है। क्या बताना है? निम्न में से भेड़ के लिए असत्य कथन कौन सा है? असत्य बताना है। कौन सा बताना है? असत्य कथन बताना है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस होता है। बिल्कुल बात सही है। ओविस एरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का है। भेड़ में गुणसूत्र 60 होते हैं। आगे चलते हैं, इसको एक बार पेंडिंग में रहने दो। भेड़ का मांस मट्टन कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मट्टन कहलाता है। और भेड़ है तो फिर बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवन कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवन कहलाता है। और मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन। बिल्कुल बात क्या है? सही है। आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टप्पिंग कहलाती है। बिल्कुल बात क्या है? सही है, टप्पिंग कहलाती है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, गाय में सर्विंग कहलाती है। गाय में क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। तो फिर भैंस में भी क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाती है। भैंस में भी क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। बकरी में भी क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। बकरी में भी क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। एक भेड़ में कहलाती है, वो कौन सी कहलाती है? टप्पिंग कहलाती है। भेड़ में समागम की क्रिया या जो मैथुन क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? टप्पिंग कहलाती है। मतलब पहले चौथा सही है, तीसरा सही है, पहला भी क्या है? सही है। असत्य पूछ रहा है तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? भेड़ में गुणसूत्र 60 नहीं होते हैं दोस्तों, 60 नहीं होते हैं। 60 दो में होते हैं दोस्तों। एक होता है किसमें? बकरी में। एक होता है किसमें? बकरी का गुणसूत्र 60 है। और दूसरा होता है वो किसका होता है दोस्तों? गाय का होता है। तो गाय और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 है। तो सर भेड़ में कितने होते हैं? तो दोस्तों भेड़ के गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? 54 होते हैं। बैठ गई होगी बात। निम्न में से भेड़ के लिए असत्य कथन था, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? दूसरा उत्तर हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस होता है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन भेड़ में गुणसूत्र 60 नहीं होते। 60 तो किन में होंगे दोस्तों? बकरी और गाय में होते हैं। किन में होते हैं? बकरी और गाय में होते हैं। तो फिर भेड़ में कितने होते हैं? तो भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 54 होते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि गाय गाय और बकरी में 60 होते हैं, 2n बराबर भेड़ में कितने हो गए? 54 हो गए। भैंस में अगर पूछ लिया जाता है तो फिर भैंस में होते हैं दोस्तों 50। कितने होते हैं? 50। और दलदली भैंस में भी पूछ लिया जाए तो दोस्तों कितने होते हैं? 48 होते हैं। दलदली में कितने होंगे दोस्तों? 48। और भैंस साधारण जो जलीय भैंस, जब भैंसों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं जलीय और एक होती है कौन सी? दलदली। जलीय में कितने होते हैं? 50। और दलदली में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48 होते हैं दोस्तों। ये बात बैठ गई होगी कि भैंस में कितने? 50, गाय में भैंस में कितने? 50, दलदली भैंस में कितने? 48, और भेड़ में कितने होते हैं? 54, और बकरी में कितने होते हैं? 60, और गाय में भी कितने होते हैं? 60। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ऊंट में कितने होते हैं, तो ऊंट में गुणसूत्र होते हैं कितने दोस्तों? 76 होते हैं।
कितने होते हैं? 74 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है मुर्गी में गुणसूत्र कितने होते हैं, मुर्गी या पोल्ट्री में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं? 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78 होते हैं। ये बैठ गई होगी बात आपको कि जितनी भी बातें हैं हमने बता दी है। निम्न में से भेड़ के लिए सत्य कथन है। एक बार और देख लेते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविसेरिस बिल्कुल सही है। भेड़ में गुणसूत्र 60 नहीं होते, 60 किन में होंगे? बकरी और गाय में होते हैं। और दलदली भैंस में कितने होते हैं? 48 होते हैं। जलीय में कितने होते हैं? 50 होते हैं। बकरी में कितने बता दिए हैं? 60। ऊंट में 74 और मुर्गी में कितने होते हैं? 78 होते हैं दोस्तों। ये बात बैठ गई। उत्तर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। असत्य कथन पूछ रहा था, दूसरा है। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्न में से असंगत है। दोस्तों प्रश्न को पढ़ना है, 1 मिनट आपके पास है। उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, निम्न में से असंगत बताना है। क्या बताना है दोस्तों? असंगत बताना है। मतलब एक असंगत है, एक गलत है और 3 क्या है? सही है। NRCC जोड़पेड़ बीकानेर, NDRI करनाल हरियाणा, CSWRI हिसार हरियाणा, NBAGR करनाल हरियाणा। NRCC ऊंट अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। क्या दोस्तों जोधपुर बीकानेर में है? बिल्कुल बात क्या है सर? सही है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करनाल हरियाणा में है? बिल्कुल बात क्या है सर? सही है। CSWRI भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। बिल्कुल बात क्या है सर? गलत है। ये हिसार हरियाणा में नहीं है। ये अपने कहां पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है। अविका नगर है मालपुरा टोंक में है। कहां पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है। NBAGR जो भैंस जंतुओं का क्या करता है? नस्लों का पंजीकृत करता है, वो संस्थान है ये। नेशनल ब्यूरो तो ये हो जाएगा आपके नेशनल ब्यूरो जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा है। कहां पर है? बिल्कुल कहां पर होगा? करनाल हरियाणा में होगा। तो आपका उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों? इसमें तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। यानी ये बात क्या है? गलत है, बाकी सही है। NRCC कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर है। कैमल ऊंट अनुसंधान संस्थान, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। CSWRI कहां है? हिसार हरियाणा में नहीं है। हिसार हरियाणा में तो कौन सा है? भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार हरियाणा में है। कौन सा अनुसंधान संस्थान है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार हरियाणा में है। NBAGR कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न, निम्न में से जानवर की पहचान का स्थायी तरीका नहीं है। नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? नहीं है। हाँ, पहचान के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तो कौन सा होता है? स्थायी होता है। दूसरा कौन सा होता है? अस्थायी होता है। पहचान, जंतुओं को पहचान करने के कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा? स्थायी, और दूसरा कौन सा होता है? अस्थायी होता है। तो निम्न में से जानवर की पहचान का स्थायी तरीका नहीं है पूछ रहा है। मतलब है 3 क्या होंगे? स्थायी, और 1 क्या होगा? अस्थायी। निम्न में से जानवर के पहचान का स्थायी तरीका नहीं है। टैटूइंग गोदना, बिल्कुल दोस्तों ये क्या है? टैटूइंग गोदना होता है, वो स्थायी तरीका है। ब्रांडिंग दागना, बिल्कुल दोस्तों ये क्या है? स्थायी तरीका है। ईयर नोचिंग, बिल्कुल दोस्तों ये क्या है? स्थायी तरीका होता है। ईयर टैगिंग, ये क्या है? ईयर टैगिंग, ये अस्थायी तरीका है दोस्तों। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ईयर टैगिंग। टैटूइंग गोदना दोस्तों किया जाता है किसमें? टैटूइंग यानी गोदना किया जाता है किसमें? भेड़
भेड़, बकरी, भेड़, बकरी और भैंस, गाय में किया जाता है। ये सर्वाधिक इनमें प्रचलित है, भेड़, बकरी, गाय और भैंस में। ईयर टैगिंग दोस्तों किया जाता है किसमें? ये किया जाता है गाय और भैंस में किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है? गाय भैंस में किया जाता है। ब्रांडिंग दागना, देखो दोस्तों ब्रांडिंग या दागना दो प्रकार का होता है, एक ठंडा दागना और एक गर्म दागना। एक ठंडा दागना और एक गर्म दागना। तो दागना किया जाता है दोस्तों, वही आ जाएगी आपके कौन सी? गाय भैंस, या यहाँ पर सर्वाधिक जो होता है वो किसमें होता है? ऊंट में होता है। किसमें होता है? ऊंट में होता है। ईयर नोचिंग कान कतरना किया जाता है दोस्तों किसमें? सुअर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सुअर में किया जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों कौन सा आ जाएगा? दूसरा, ईयर टैगिंग। ये कौन सा तरीका है? स्थायी तरीका नहीं है, मतलब कौन सा है? अस्थायी तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको उत्तर देना है। देखो, निम्न में से बद्याकरण से संबंधित उपकरण हैं। बद्याकरण से संबंधित जो उपकरण हैं उनको आपको बताना है। देखो एक बार, देखो दोस्तों, पहले में पहला है इमेस्कुलेटर। क्या है? इमेस्कुलेटर, बिल्कुल होता है सर, है ना? इमेस्कुलेटर, इमेस्कुलेटर। दूसरा है कैरी कॉम्ब। ये नहीं है दोस्तों, कैरी कॉम्ब नहीं है, कैरी कॉम्ब नहीं है, ये खुरहरा से संबंधित है दोस्तों। ब्रूसिंग क्रिया की जाती है, ब्रूसिंग, उस ब्रूसिंग क्रिया से संबंधित है, यानी कौन सी है? खुरहर्रा। खुरहर्रा, खुरहर्रा का मतलब दोस्तों पशुओं को या जानवरों को क्या करके नहलाना होता है ना? चमड़ी की त्वचा को क्या करना होता है? रगड़ कर नहलाना होता है, वो क्या कहलाता है? खुरहर्रा कहलाता है। तो कैरीकॉम किससे संबंधित है? खुरहर्रा से संबंधित है दोस्तों। इलास्टेटर, ये बिल्कुल है दोस्तों। तो पहले में तो कौन सा गलत हो गया? दूसरा वाला। आगे आओ दोस्तों, इमेस्कुलेटर बिल्कुल है, इलास्टेटर बिल्कुल है, और बर्डीजो कोस्टेटर, बर्डीजो कोस्टेटर। तो ये तीनों ही क्या है दोस्तों? किससे संबंधित है? बद्याकरण से संबंधित है। तीसरा देख लेते हैं, इमेस्कुलेटर, ट्रेकर कैनुला। ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। ट्रेकर कैनुला कौन किसमें काम आता है? जब पशु के कोई आफरा बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाती है पेट में, तो उसको निकालने का जो यंत्र आता है वो कौन सा आता है? ट्रेकर कैनुला आता है। ये दोस्तों सही है, इलास्टेटर आएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। इसमें आफरा से संबंधित था और इसमें किससे था? खुरहर्रा से संबंधित। बाकी ये तीनों जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? ये होते हैं बद्याकरण से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गी के संबंध में असत्य कथन है। यह आपको बताना है दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गी के संबंध में असत्य कथन बताना है। यानी मुर्गी के कड़कनाथ मुर्गी के संबंध में 3 बातें सही है और एक बात क्या है दोस्तों? गलत है। इस मुर्गी का मांस काला होता है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। कड़कनाथ मुर्गी कैसे याद रख लेना, कड़क और कैक का मतलब काला, तो कड़कनाथ मुर्गी का मांस कैसा होता है दोस्तों? काला होता है। और ये काला जो दोस्तों होता है वो किसके कारण होता है? मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। बात सही है, ये सबसे हल्की नस्ल है, बिल्कुल बात क्या है दोस्तों? सही है। कड़कनाथ मुर्गियों में सबसे क्या होती है? हल्की नस्ल है। इसमें सर्वोत्तम लड़ाकू गुण होता है ना दोस्तों, इसमें लड़ाकू गुण नहीं होगा। लड़ाकू जो गुण होता है दोस्तों वो किस में होता है? असील में होता है, जिसको काम में लिया जाता है मनोरंजन के रूप में। किसमें लिया जाता है? मनोरंजन के रूप में लिया जाता है। तो कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? असील इसका होगा। लड़ाकू किसको मानते हैं? मनोरंजन जिसमें काम में लिया जाता है वो असील होती है दोस्तों, ना कि कौन होती है? कड़कनाथ होती है। इसका मांस सबसे महंगा होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा उत्तर हो जाएगा। इसका मांस जो होता है वो महंगा होता है दोस्तों। कैसा होता है? महंगा होता है। क्यों होता है दोस्तों महंगा? क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोगों के प्रति क्या पाई जाती है?
प्रतिरोधक क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका मांस क्या होता है, महंगा होता है। बैठ गई होगी बात दोस्तों। उत्तर कौन सा आया आपका, तीसरा उत्तर आ गया है। लड़ाकू कौन सी कहलाएगी, असील कहलाती है दोस्तों। कौन सी कहलाती है, असील कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है, वो ये आपको बताना है निम्न में से असंगत कौन सा है दोस्तों। तो ये बात है, जानवर इधर है और इनका गर्भकाल इधर दे रखा है। एक बार देखो दोस्तों को आपका उत्तर क्या आता है। हाँ देखो दोस्तों, जानवर गाय का गर्भकाल 283 दिन, बिल्कुल बात सही है। अगर 281 आता है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। भेड़ 155, आगे चलो दोस्तों। सुअरी का 114, बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है। घोड़ी का कितना होता है, 341, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो आपका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि जो भेड़ होती है तो भेड़ का कितना होता है दोस्तों, 145 दिन होता है। कितना होता है, 145 दिन होता है। किसका, भेड़ का। भेड़ का कितना होगा दोस्तों, 145 दिन होता है। कितना होता है, 145 दिन होता है। और ये 155 किसका होगा दोस्तों, ये होता है किसका, बकरी का होता है गर्भकाल। किसका होगा दोस्तों, बकरी का होता है। गाय का दे रखा है तो भैंस का याद कर लेना दोस्तों। किसका याद कर लेना, भैंस का होता है दोस्तों 310 दिन। कितना होता है, 310 दिन होता है दोस्तों। तो हमने कहा भैंस का गर्भकाल कितना होता है, 310। भैंस 10 होता है, 310 होता है। गाय का कितना होता है, 283 होता है। भेड़ का 155 नहीं होगा दोस्तों, कितना होता है, 145 होता है। और सुअरी का 114 होता है। घोड़ी का कितना होगा, 341 होता है। तो फिर 155 किसका होगा दोस्तों, वो होता है बकरी का होता है दोस्तों। देख लिया होगा। हाँ तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भेड़ 155 दिन नहीं होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 100, आपका उत्तर हो जाएगा 2। ये कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 145 दिन आएगा। अगली बात है, निम्न में से फ्री रेंज प्रणाली से संबंधित असत्य कथन है। फ्री रेंज प्रणाली, ये मुर्गी आवास की विधियां हैं दोस्तों। किसकी है, मुर्गी आवास की विधियां है। फ्री रेंज प्रणाली, कौन सी प्रणाली, फ्री रेंज प्रणाली। फ्री रेंज प्रणाली है दोस्तों। इसे भूमि प्रदान प्रणाली भी कहते हैं। बिल्कुल देखो दोस्तों, भूमि प्रदान मतलब किससे संबंधित है, फ्री। फ्री मतलब इसमें पशुओं को क्या, जो मुर्गी है, पोल्ट्री है, उसको क्या किया जाता है, खुला छोड़ा जाता है, फ्री छोड़ा जाता है, फ्री छोड़ा जाता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं भूमि प्रदान प्रणाली। बिल्कुल बात है, सही है दोस्तों। इसमें प्रति हेक्टर 750 वयस्क पक्षियों को पाला जाता है। ये 750 इसमें नहीं होता है दोस्तों, ये होता है अर्ध सघन में। किसमें होता है दोस्तों, अर्ध सघन में होता है। किसमें होता है, अर्ध सघन जो प्रणाली होती है उसमें 750 वयस्कों को पाला जाता है, ना कि फ्री रेंज प्रणाली में। इसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। बात बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। जैसे क्या होता है, इसमें खेतों को बदला जाता है तो जैसे उसकी मिट्टी की उर्वरता क्या रहती है, बनी रहती है। यह प्रणाली जैविक अंडा उत्पादन के लिए सर्वाधिक अपनाई जाती है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। इसमें प्रति हेक्टर 750 नहीं लेते, ये किस में लेते हैं, अर्ध सघन में। तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें कितने लेते हैं, तो इसमें लेते हैं 250 लेते हैं। कितने लेते हैं, 250 वयस्क पक्षियों को पाला जाता है। तो 250 तो किसमें होगा दोस्तों, असत्य पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो 250 किसमें होता है, फ्री रेंज प्रणाली में। और 750 वयस्क किसमें मानते हैं दोस्तों, अर्ध सघन में मानते हैं। बैठ गई बात दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा बताना है, निम्न में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है। रूमंथी जानवरों में कैनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं। रूमंथी जानवरों में, देखो असत्य बता रहा है दोस्तों, कौन सा है, असत्य पूछ रहा है। तो रूमंथी जानवरों में
कैनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल बात क्या है, अनुपस्थित है तो मतलब क्या है, सही है। घोड़ी में कैनाइल दांत उपस्थित होते हैं, ये बात क्या है दोस्तों, गलत है। घोड़ी में कैनाइल दांत उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों, क्या आएगा, उपस्थित नहीं होते हैं। असत्य पूछ रहा है, अगर यहां पर नहीं लग जाता तो फिर ये बात क्या हो जाती, सही हो जाती। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। आगे भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। मुर्गी में दांत अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल बात सही है, मुर्गी में दांत नहीं पाए जाते हैं। चिकटित प्रीमोलर और मोलस दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, चिकटित। चिकटित किसे कहते हैं दोस्तों, कि प्रीमोलर और प्लस मोलस दांतों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, चिकटित कहते हैं। बाकी ये बात सही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाए, रुमंथी जानवरों में कैनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल बात सही है, अनुपस्थित ही होंगे। घोड़ी में कैनाइल दांत उपस्थित होते हैं ना, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो आपका उत्तर है, सत्य पूछ रहा है तो कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है, सत्य कथन बताना है। सामान्यतः दूध दोहन दाईं तरफ से करना चाहिए। दूध दोहन 5 से 7 मिनट में कर लेना चाहिए। एपिनेफ्रिन हार्मोन को मिल्क लेट डाउन कहा जाता है। गाय के अयन के अग्रभाग एवं पश्चिम भाग में दूध का अनुपात कितना होता है, 60:40 का होता है। बताना कौन सा है दोस्तों, सत्य बताना है। कौन सा बताना है, सत्य। पहले की बात अपन दोस्तों करते हैं, तो दूध दोहन दाईं, बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, गलत है। किस साइड से करना चाहिए, बाईं साइड से करते हैं दोस्तों। किस साइड से, बाईं साइड से करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूध दोहन 5 से 7 मिनट में कर लेना चाहिए। आगे बाकी और पे देख लेते हैं, दो पे फिर आते हैं दूसरे पे। एपिनेफ्रिन हार्मोन को मिल्क लेट डाउन, कौन सा, मिल्क लेट डाउन नहीं कहते हैं दोस्तों। मिल्क लेट डाउन तो, मिल्क लेट डाउन तो किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। मिल्क लेट डाउन, दूध उतारने वाला हार्मोन। तो फिर से दोस्तों ये क्या है, एपिनेफ्रिन तो क्या है, दूध चढ़ाने वाला है। कौन सा है दोस्तों, चढ़ाने वाला है, चढ़ाने वाला है। बैठ गई बात, सही। तो ये बात गलत है दोस्तों। मिल्क लेट डाउन तो किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, ना कि एपिनेफ्रिन। फिर एपिनेफ्रिन को क्या कहेंगे दोस्तों, तो वह चढ़ाने वाला, दूध को क्या कर देता है, चढ़ा देता है। गाय के ऐन के अग्र भाग में पश्चिम भाग में दूध का अनुपात 60:40 होता है ना, बिल्कुल दोस्तों ये उल्टा है। 40 अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 60। अग्र भाग में दूध कितना होता है, 40%, और पश्चिम भाग में कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा आएगा। आपका उत्तर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। दूध दोहन 5 से 7 मिनट में कर लेना चाहिए। बिल्कुल बैठ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए अयन से कितना रक्त गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मिलीलीटर दूध, अगर अपन है जानवरों में या जंतुओं में 1 मिलीलीटर दूध का जो निर्माण होता है वो रक्त के कितने भाग के गुजरने से होता है। तो देखना है दोस्तों क्या उत्तर आता है आपका। 1 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए अयन से कितना रक्त गुजरता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा उत्तर आपका, दूसरा ऑप्शन सही है। कितना आएगा, 400 से 500 मिलीलीटर ml। 400 से कितना, 500 ml रक्त गुजरता है। तो 1 ml दूध का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में भैंस की पंजीकृत नस्लें कितनी है, ये बताना है दोस्तों। भारत में भैंस की पंजीकृत नस्लें कितनी है। देखो दोस्तों, भारत में भैंस की पंजीकृत नस्लें कितनी है, तो आपको उत्तर बताना है कितनी है।
देखो याद कैसे रखना है, 44 देखो दोस्तों, ये 44 जो होती है दोस्तों वो किसकी होती है, भेड़ की होती है। कितनी होती है दोस्तों, 44। पंजीकृत भेड़ की पंजीकृत नस्लें कितनी है भारत में, 44 है। 44 किसकी होंगी दोस्तों, भेड़ की। 37 किसकी होंगी दोस्तों, बकरी की होती है। किसकी होती है, बकरी की कितनी होती है, 37 होती है। 9 किसकी होती है दोस्तों, 9 ऊंट की होती है दोस्तों। किसकी होती है, ऊंट की होती है। ऊंट की पंजीकृत नस्लें भारत में कितनी, 9। बकरी की 37, भेड़ की 44, और जो बच गया भैंस, कितनी भैंस, तो कितने आ जाएगी, 20 आ जाएगी दोस्तों। भैंस की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20। तो आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। भैंस 20, भैंस 20, 44 भेड़। अगर दोस्तों गाय की पूछता है, किसकी पूछता है, गाय की, तो कितनी है दोस्तों, 53 है। कितनी है, 53 है। अगर दोस्तों पूछता है मुर्गी की, कितनी है, मुर्गी की नस्लें, तो मुर्गी की कितनी है दोस्तों, तो वो है 19 है दोस्तों। कितनी है, 19 है दोस्तों। अगर पूछता है दोस्तों किसकी, सुअर की, किसकी पूछता है, सुअर की, तो दोस्तों कितनी है, 13 है। कितनी है दोस्तों, 13 है। याद कर लेना, 20 से क्या है, भैंस है, मुर्गी में कितनी है, 19 है। गाय में कितनी है दोस्तों, 53 है। सुअर 13 है, सुअर कितना है, 13 है। ऊंट कितना है, 9 है। 37 बकरी की है, 44 किसकी है, भेड़ की है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, पहला, 20। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी नुमा व शरीर का रंग जेट ब्लैक होता है। भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी नुमा, कैसे दोस्तों, जलेबी नुमा, और शरीर का रंग जेट ब्लैक। जेट ब्लैक का मतलब होता है काला शाही। कैसा होता है, काला शाही। कैसा रंग दोस्तों, काला शाही रंग। बधावरी, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी। देखो दोस्तों बधावरी, बधावरी के अपन बात करें तो बधावरी का रंग तो तांबे जैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों, तांबे जैसा होता है। किससे जैसा होता है, तांबे जैसा। बधावरी के आगे और बात करो दोस्तों, तो इसकी जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है इसके दूध में, क्या पाई जाती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है दोस्तों, वसा पाई जाती है। आप पूछोगे कितनी पाई जाती है, तो 13 से 14% इसके दूध में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। बदावरी तांबे जैसा रंग होता है। कैसा होता है, तांबे जैसा। सर्वाधिक क्या होती है, वसा 13 से 14%। सूरती की बात करो तो इसके जो सींग होते हैं दोस्तों वो होते हैं हंसियाकार। कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं दोस्तों, दराती नुमा होते हैं। हंसियाकार यानी कह सकते हैं दराती नुमा होते हैं दोस्तों। मुर्रा, मुर्रा बात करते हैं तो वो आती है कौन सी, जलेब नुमा, और रंग कैसा होता है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, मुर्रा। जाफराबादी, इसकी कोई विशेषता ज्यादा नहीं है, जाफराबादी। ये बात आ गई किसकी, 3 की आ गई। तो मुर्रा आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कौन सा, मुर्रा हो जाता है। बैठ गई बात, ठीक है दोस्तों। अगली बात है दोस्तों, भेड़ की चोकला नस्ल के लिए असत्य कथन बताना है। कैसा बताना है दोस्तों, असत्य कथन बताना है। कैसा बताना है, असत्य कथन बताना है। यह राजस्थान की मेरिनो कहलाती है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है। राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं, चोकला को कहते हैं। किसको कहते हैं, चोकला को कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राजस्थान की कौन सी नस्ल है, चोकला नस्ल है, वो उन्नत क्या देती है दोस्तों, उन्नत या उच्च क्वालिटी की ऊन देती है। यानी क्वालिटी, क्वालिटी युक्त ऊन देती है, क्वालिटी युक्त ऊन देती है। और भारत में कौन देती है दोस्तों, तो वो देती है कौन सी, मेरिनो देती है। मेरिनो के सम्मान ऊन देने के कारण इसको कहते हैं राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। इसमें रोमन नाक पाई जाती है, बिल्कुल तोते जैसी होती है दोस्तों, रोमन नाक पाई जाती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। बिल्कुल बात दोस्तों क्या है, असत्य है। इसको जाना किसके लिए जाता है, उच्च क्वालिटी ऊन देने के लिए जाना जाता है, ना कि दूध के लिए जाना जाता है। इसका वितरण, फिर आप बोलोगे गुरुजी कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है,
तो वह है दोस्तों सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी। तो ये तो किसके लिए जाना जाता है, किसको जाना जाएगा? सोनाड़ी को जाना जाता है, सोनाड़ी। इसी का दूसरा नाम होता है चनोत्थर। कौन सा दोस्तों? चनोत्थर। सोनाड़ी या चनोत्थर। इसका वितरण शेखावाटी क्षेत्र है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों? सही है। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा उत्तर हो जाएगा। बाकी तीन किससे संबंधित है? भेड़ की चोकला नस्ल से हैं। ये दोस्तों आज के अपने ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक बार देखना है, अच्छा लगे तो आगे बताना कि किस प्रश्न में अपन को दिक्कत आई और कैसी कैसी बात अच्छी लगी या नहीं लगी। और ऐसे ही हमें आप मोटिवेट करते रहें और अपने चैनल को लाइक और क्या करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही प्रश्न आगे भी आते रहेंगे।